Bismillahirrahmanirrahim. It's been Bismillahirrahmanirrahim. We are Muntaha Idris and Ramsha Amir from MSc 4 Salesforce, and the topic of our presentation is photosensitization. फोटोसेंसिटाइजेशन में हम सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने इसमें डिस्कस क्या क्यों जरूरत पड़ती है कि हम फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि जब फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है। फिर ये कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सब मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं देते, और फिर हमने एक फोटोसेंसिटाइजर के लिए पैरामीटर डिस्कस कर लेना है कि कौन कौन से होने चाहिए। फिर मैकेनिज्म देख लेना है कि किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये प्रोसेस होता है, फिर एप्लीकेशंस, और इसके बाद एग्जांपल जो मेरी पार्टनर रमशा है वो डिस्कस करेगी आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। Photosensitization is a reaction to light that is mediated by a light absorbing molecule which is not the ultimate target. कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या है कि वो लाइट एनर्जी अगर हम उस पर फॉल करवाएं तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और फोटोकेमिकल रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम एक कोई फॉरेन पार्टिकल यूज करेंगे, वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो इंड्यूस करवा देगा, सेंसिटाइज करवा देगा लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को उसी मॉलिक्यूल के अंदर। इसे हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जैसे हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, कि वो कैटलिस्ट तो सिर्फ ये होता है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये ना सिर्फ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बल्कि उसको प्रोसीड भी करवा रहा होता है। मतलब जो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं था उसको प्रोसीड करवा रहा होता है। The species which absorb and then transfer this energy, ठीक है, जो फोटोसेंसिटाइजर एक ऐसी स्पीशी होती है वो एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, मतलब सॉरी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। खुद एक्साइट होता है पहले वो, फिर वो ट्रांसफर कर देता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, और वो जो है फिर एक्साइटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो फर्दर रिएक्शन शो करने लग जाता है। दैट फॉरेन स्पीशीज जो कि एनर्जी एब्सॉर्ब करती है और फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है, उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है, सॉरी डोनर कहते हैं। जी मुंतहा काइंडली स्पीड थोड़ी कम रखो। ओके, इतना आराम से चले, फिर भी कम रख लेती हूँ। वो स्पीड है और फिर उसे मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसे ट्रांसफर कर देती है, उसे हम डोनर कहते हैं। मतलब यहाँ पे दो नाम हो गए, एक डोनर और एक फोटोसेंसिटाइजर। मतलब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि फोटोसेंसिटाइजर और डोनर जो है वो एक ही स्पीशी के नाम है, ठीक है। डोनर इसलिए कि वो दे रहा होता है और फोटोसेंसिटाइजर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में उसे कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर वो है जो कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो जो एक्साइटेड डोनर था उससे एनर्जी ले लेता है, खुद एक्साइट हो जाता है और फिर वो रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है। वो रिएक्शन जो पहले नहीं परफॉर्म हो रहा था लाइट की प्रेजेंस में, वो फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन अकर इन द मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट एब्जॉर्ब लाइट। ये वही बात है जो मैंने पहले भी दोहराई है कि उन मॉलिक्यूल्स में फोटोसेंसिटाइजेशन होती है जो कि पहले से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इधर अजान और ये मैं डिले कर दूं थोड़ी देर के लिए, आवाज आ रही हो? राइटिंग जी कर दे, राइट वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। वो अलग हो गई है तो फिर अच्छा एक मिनट ये स्टॉप करना, मैंने एक ना वो करना था, ये वाला फीचर। तो हमने ये देख लिया कि फिर उसके बाद हमने देखा कि डोनर क्या होता है और एक्सेप्टर क्या होता है, और फिर हमने ये भी देख लिया कि फोटोसेंसिटाइजेशन किन मॉलिक्यूल्स में होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हम लाइट एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल को दें, वो जल्दी से मतलब अपनी जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, एब्जॉर्ब करे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए और प्रोडक्ट बना दे। मतलब जब भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा और फर्दर प्रोडक्ट बना लेगा। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि हमने देख लिया कि S0 से S1 ट्रांजिशन होती हैं, फिर S1 से T1 ट्रांजिशन होती हैं। जो S1 से T ट्रांजिशन होती है ना, जिसे हम ISC कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। वो जो ट्रांजिशंस होती है ना, वो किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाने के लिए
चाहिए होती है। अगर वही ट्रांजिशंस नहीं होंगी तो मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो यही मेन रीज़न होती है कि जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये वाली ट्रांजिशंस नहीं शो कर रहे होते, तो हमें T1 के अंदर मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए किसी न किसी फोटोसेंसिटाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहले मैं आपको थोड़ा जनरल से बता दूँ, ये बता दिया फोटोकेमिकल रिएक्शन, और अब हम देख लेते हैं कि फोटोसेंसिटाइज़ रिएक्शन क्या होता है। फोटोसेंसिटाइज़ रिएक्शन वही होता है कि एक जैसे सेंसिटाइज़र है, पहले वो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वहाँ से फिर वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। यहाँ पे अफेक्टेड स्पीशीज़ लिखी हुई है, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो सेंसिटाइज़र रिएक्शन है ना, ये जनरल भी होता है, ये हमारी स्किन के ऊपर भी यही फिनोमेना परफ़ॉर्म हो रहा था, मतलब अफेक्टेड स्पीशीज़। लेकिन हम अगर केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो हम इस अफेक्टेड स्पीशीज़ को रिएक्टेंट कहेंगे, क्योंकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वही रिएक्ट करके आपस में प्रोडक्ट बना देंगे। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है व्हाई कैन नॉट सम रिएक्टेंट्स शो फोटोकेमिकल रिएक्शन। बेसिक 3 हाँ, रीज़न है। थोड़ा आहिस्ता स्लो थोड़ा। ओके, पहली रीज़न ये है कि हर जो स्पीशी है वो यूवी विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये आप लोगों को पता है कि मतलब हर मॉलिक्यूल जो है, हर स्पीशी है, वो हर वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। कुछ स्पेसिफिक होते हैं मॉलिक्यूल जो सिर्फ यूवी विजिबल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक तो मसला हो गया ये। दूसरा ये है कि S1, S0 और S1। S0 आप लोगों को पता है, पीछे डिटेल डिस्कशन हो चुकी है 2-3 प्रेजेंटेशंस में, कि ग्राउंड स्टेट जो सिंगलेट ऑर्बिटल है उसे S0 कहते हैं, और जो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल होता है उसे S1 कहते हैं। मतलब S0 से S1 ट्रांजिशन है वो लेवल बहुत ज्यादा होता है, मतलब उनका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। मतलब यूवी विजिबल के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो वाली ट्रांजिशन करवा सके। जब वहां पे नहीं जाएगा तो वहां से T1 में भी नहीं जाएगा, ट्रिपलेट में भी नहीं जा सकेगा। जब ट्रिपलेट में नहीं जा सकेगा मतलब इंटर सिस्टम कन्वर्जन नहीं है। जब इंटर सिस्टम कन्वर्जन नहीं होगी तो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। जो तीसरा है फिनोमिना जिसकी वजह से सब मॉलिक्यूल्स या फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं शो करते, वो ये है कि S1 से T1 का जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। S1 आप लोगों को पता है कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और T1 जो है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। जब S1 और T1 का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तब भी क्या होगा कि वो नहीं हो सकेंगे। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं कि ये देखें, ये हमारे पास है S0, ठीक है, ये S1 है, यहाँ पे हमारे पास T1 है। एक तो ये कि इनका गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक रीजन ये हो सकती है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि इनका गैप ज्यादा हो जाएगा। जब इनका ये S0 है, ये S1 है और ये T1 है, जब ये गैप्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। हम देख लेते हैं कि एक फोटोसेंसिटाइजर को कैसा होना चाहिए। इट मस्ट इम्पार्ट फिजिको केमिकल चेंज अपॉन अ सबस्ट्रेट आफ्टर अब्सॉर्बिंग इंसिडेंट लाइट। मतलब उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी रिएक्टर मॉलिक्यूल के ऊपर अपना इफेक्ट इम्पार्ट कर सके। मतलब अगर तो उसने एनर्जी ले ली, खुद एक्साइटेड स्टेट में चला गया और आगे एनर्जी ना दे तो उसके फायदा क्या? फायदा तो यही है ना कि वो खुद एब्जॉर्ब करे एनर्जी और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्टर मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी ट्रांसफर करे। तो एक बात ये होगी। दूसरा ये है कि आफ्टर इम्पार्टिंग केमिकल चेंज द फोटोसेंसिटाइजर मस्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब कि उसे अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जाना चाहिए। जैसे हम कैटलिस्ट की बात कर रहे होते हैं कि कैटलिस्ट एक उसके अंदर यूज होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर, थर्मल रिएक्शन के अंदर यूज होता है, वो स्पीड अप कर देता है और बाद में अनचेंज रहता है, तो इसे भी बाद में अनचेंज ही रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम मैकेनिज्म देख लें, जो ये वाले रिएक्शन होते हैं इनमें जो R होता है, मतलब ये मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट शो किया हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई फोटो मतलब लाइट या फोटोन आके लगा है तो वो कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। लेकिन जब कोई भी एक डोनर एटम, ये डी डोनर एटम मतलब कोई फोटोसेंसिटाइजर उसके अंदर मौजूद है, तो एच भी अगर आके ऊपर उसके ऊपर ए के ऊपर मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर आके लगेगी तो डी वैसे का वैसे ही रह जाएगा। डी मतलब जो डोनर एटम था वो एंड पे वैसे ही रह जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगी हमारे पास। तो यही तो हमने रिएक्शन करवाना था। तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो हम देख लेते हैं कि पहले जो डी है ना, ये डी एटम है, ठीक है, डी की क्या है, S0 स्टेट है, ये डी की है S1 स्टेट। ये डी डोनर एटम ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड होकर यहाँ पे चला गया, यहाँ से फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, T1 में चला जाएगा। ये जैसे इक्वेशन में दिखाया गया कि D प्लस एच बना के D1 बना रहे हैं एक्साइटेड स्टेट, और फिर वो जो D1 है वो D3 में जा रहा है, ट्रिपलेट में चला जा रहा है। फिर वो जो ट्रिपलेट है ना, वो जो नेक्स्ट जो हमारे पास है ना एक्सेप्टर एटम, उसके T3 को कर देगा। यहाँ से आप लोगों को शायद क्लियर हो, मैं नेक्स्ट डायग्राम में से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये वही बात बताई हुई है
कि देखें कि अगर S0 और S1 का जो गैप है वो छोटा सा हो तो मतलब वेरी क्विकली ट्रांजिशन हो सकती है। अगर S0 से S1 का गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो मॉडरेट एफिशिएंट होता है, लेकिन अगर S0 से S1 का गैप बहुत ज्यादा हो जाए तो वो ट्रांजिशंस हो ही नहीं सकते। मतलब ये वाले जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन दे ही नहीं सकते। इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें फोटोसेंसिटाइजर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एनर्जी ऑफ T1D वो ग्रेटर होनी चाहिए एनर्जी ऑफ TA1। ये एनर्जी ऑफ T1D और T1A क्या है? एनर्जी ऑफ T1 मतलब जो ट्रिपलेट एनर्जी है किसकी, डी की, डोनर एटम की, वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, एक्सेप्टर के T1 से। ये इसलिए होनी चाहिए, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ कि S0 से पहले गया इलेक्ट्रॉन S1 में, S1 से चला गया T1 में, T1 से डायरेक्टली वो अपनी एनर्जी T1 को ट्रांसफर कर देगा। हमें क्या चाहिए था कि जो एक्सेप्टर स्पीशी है वो एक्साइटेड हो। वो किस तरह एक्साइटेड हो कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो गए T1 ऑर्बिटल में चला जाए। अब चूंकि आप लोग ये देखें कि ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है, ये यूवी विजिबल के लिए कवर करना बहुत मुश्किल है, तो हमने एक अल्टरनेट पाथ लिया। क्योंकि अब आप ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट S0 से T1 में क्यों नहीं चला गया, हालांकि गैप तो कम है। लेकिन वो चूंकि कल आपने प्रेजेंटेशन में सुना है कि एक मल्टीप्लिसिटी रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो S0 से T1 ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन होती है, ये हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये अगर होती भी तो बहुत कम होती है। ज्यादा जो प्रेफर की जाती है वो S1, ताकि जो स्पिन है वो सेम रहे, क्योंकि S0 से T1 जाते हुए स्पिन ने फ्लिप हो जाना होता है, उल्टा हो जाना होता है। तो मल्टीप्लिसिटी रूल के मुताबिक फ्लिप ना हो अगर स्पिन तो ज्यादा बेटर रहता है। मतलब S0 से S1 में ट्रांजिशन ज्यादा पॉसिबल होंगी, S0 से T1 में नहीं होंगी। तो हम एक अल्टरनेट वे यूज करते हैं, हम एक ये डोनर एटम ले लेते हैं फोटोसेंसिटाइजर। ये भी मैंने आपको बता दिया कि S1 से T1 में आएगा, T1 से अपनी एनर्जी T1 को दे देगा और खुद जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो वापस चला जाएगा ग्राउंड स्टेट में। मतलब ये अनचेंज रहा, इसके अंदर थोड़ी सी केमिकल चेंज आए लेकिन दोबारा ये रिकवर हो गया। तो ये था फिनोमिना कि कैसे जो है डोनर एटम वो एक्सेप्टर एटम को या फोटोसेंसिटाइजर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस के, मतलब ये वाला जो फिनोमिना है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ये हो सकता है पॉलीमर केमिस्ट्री में फोटो पॉलीमराइजेशन का आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में मिलकर एक बड़ा पॉलीमर बना देते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती है। और फोटो पॉलीमराइजेशन मतलब फोटो सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में जो पॉलीमराइजेशन होगी, इसमें जो फोटो पॉलीमर होगा सॉरी जो फोटो सेंसिटाइजर होगा वो किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इनिशिएट करवा देगा, मतलब उसे एक्साइट करवा देगा, और फिर वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है फर्दर स्पीशीज के साथ रिएक्ट करके बना लेगा, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देगा। दूसरा है फोटो क्रॉस लिंकिंग। मुंतहा फोटो क्रॉस ये जो फोटो जी पॉलीमराइजेशन है, क्या इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ जाता है? नहीं, क्या पता आ भी जाता हो, ये मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ये जो है ना ये सारे रिएक्शंस ये मतलब डिटेल से डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स है, ये हमारा बेसिक टॉपिक नहीं है। तो मे भी आ जाता हो ऑब्वियसली, कि टाइनिक भी आ सकता होगा, एनाइनिक भी, वो तो आगे मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है ना कि अगर वो एक्साइट हो गया तो आगे से किस तरह रिएक्ट कर रहा है। आया कि वो एक फ्री रेडिकल बना रहा है, आया कि वो मतलब कैटाइन या एनाइन बना रहा है। तो मतलब उसने सिर्फ एक्साइट करना होता है, फोटोसेंसिटाइजर का मतलब है उसे एक्साइट कर देना ताकि आगे वो फर्दर रिएक्ट कर सके। नेक्स्ट है फोटो क्रॉस लिंकिंग। फोटो मुंतहा थोड़ा क्रॉस स्लो लिंकिंग स्लो बोलो प्लीज। जी अच्छा। फोटो क्रॉस लिंकिंग में ऐसा होता है कि जो मोनोमर मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें मतलब दो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो एक कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। उसके लिए भी क्या कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर यूज होता है। वो क्या करता है कि एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल को या एक साइड को जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनना होता है वहां वाले कार्बन को या कोई और जो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा उसे एक्साइट कर देगा और वो फर्दर कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। या फिर ये हो सकता है कि चूंकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा साइज होता है उनका, तो वो एक ही मैक्रो मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट पार्ट्स को भी आपस में मिला सकता है। इसे हम फोटो क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। इसी तरह फोटो डिग्रेडेशन भी एक प्रोसेस होता है, इसमें भी क्या कहते हैं यही फोटोकेमिकल फोटोसेंसिटाइजेशन यूज होता है। इंफॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि एक ही हाइड्रोलिसिस भी हो रही होती है और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये मतलब अगर हम फोटो डिग्रेडेशन में जाए तभी हमें समझ आएगा, मतलब आप लोग के लिए एप्लीकेशन है कि फोटो डिग्रेडेशन में यूज होता है। थर्ड लास्ट वन है हमारे पास कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब आपको पता है कि कोई मॉलिक्यूल तभी रिएक्ट करेगा जब उसके ट्रिपलेट में, मतलब ये S1 है, ये S0 है, ये S1 है, ये T1 है, जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना
तब हम क्या कह सकते हैं कि वो एक्साइटेड है और वो किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाए जाने के काबिल है। तो मतलब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिफरेंट रिएक्शंस करवाने होते हैं फोटोकैटालिसिस के थ्रू, तो वो भी क्या करता है कि यहाँ पे भी फोटोसेंसिटाइजर है, उसे हम यूज करते हैं ताकि यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस हैं, मतलब हम डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि फोटोसेंसिटाइजर क्या यूज किया जा रहा है और कैसे वो किस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है। तो वो नेक्स्ट रमशा आमिर बताएंगी। अस्सलाम जी वालेकुम। ठीक है। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है क्लियर? जी जी आ रही है। ठीक है। मैं एक बार माइक म्यूट कर लूं। My name is Ramsha Amir and today the topic of our presentation is photosensitization. तो उसका इंट्रोडक्शन और बाकी तमाम चीज़ें तो मुंतहा ने डिस्कस कर ली हैं, मैंने जो है वो एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। तो एक बार अगर हम रिव्यू कर लें कि फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होती है। फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होती है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि सेंसिटिव टू लाइट नहीं होते, तो उनको सेंसिटिव टू लाइट बनाने के लिए या लाइट सेंसिटिव बनाने के लिए हम एक फॉरेन एजेंट को यूज़ करते हैं। वो फॉरेन एजेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट होता है, और वही एक्साइटेड जो एनर्जी होती है वो किसी रिएक्टेंट को ट्रांसफर कर देता है, और फिर वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास जो चीज़ जो है फोटोसेंसिटाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है उसको हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फोटोसेंसिटाइजर्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, दिए हुए हैं कि मरकरी एटम की मदद से फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस हैं, क्लोरीन को इस्तेमाल करके, पीछे करो स्लाइड है, इसके अलावा ब्रोमीन को यूज़ करके, कैडमियम वेपर्स को यूज़ करके, सॉलिड फेजेस को और क्लोरोफिल को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि वो रिएक्शंस जो कि मरकरी एटम्स फोटोसेंसिटाइज करता है। मुंतहा नेक्स्ट करो। तो वो रिएक्शंस जो कि मरकरी एटम जो है वो फोटोसेंसिटाइज करता है, उसमें सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन गैस की डिसोसिएशन। तो जब भी हम मरकरी वेपर्स को हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ 2537 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये यूवी रीजन की लाइट है, तो इसको जब हम इल्यूमिनेट करवाते हैं लाइट से मरकरी वेपर्स और हाइड्रोजन गैस को, तो क्या होता है कि मरकरी जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करती है, एक्साइट होती है, और वही एक्साइटेड जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करती है, और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट करो, इसके मैकेनिज्म में वही है कि सबसे पहले मरकरी का एटम एक्साइट होगा, जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, उसके बाद एक्साइटेशन के बाद यही एक्साइटेड जो मरकरी का एटम है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इसके बाद जो हाइड्रोजन जो है एक्साइटेड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वो डिकम्पोज हो जाता है, उसकी डिसोसिएशन हो जाती है हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में मरकरी वेपर्स की प्रेजेंस में और लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट करो। इसके मैकेनिज्म में सिमिलर वही है कि सबसे पहले मरकरी का एटम जो है वो एक्साइट होगा, एक्साइटेड मरकरी एटम और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान में कोलिजन होंगी, जिनकी वजह से मरकरी का एटम जो एक्साइटेड है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद हाइड्रोजन का जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मरकरी एज सच रिमूव हो जाता है। इसके बाद इस रिएक्शन के साथ साथ जो और रिएक्शंस होते रहते हैं उनके अंदर यह है कि एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, और एक्स जो है ये वही फोटोसेंसिटाइजर है। उसके साथ साथ जो है वो आगे H2 प्लस एक्स ये फोटोसेंसिटाइजर एज सच रिलीज हो जाता है। देन हमारे पास HO2 प्लस HO2 के दरमियान रिएक्शन हो सकता है जिसके नतीजे में वाटर और ऑक्सीजन बन जाए। इसी तरह से HO2 और हाइड्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन गैस के दरमियान में हो सकता है, जिसकी नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी है ये आइसोलेटेड फॉर्म में भी रह सकती है। नेक्स्ट करो। ये आइसोलेटेड फॉर्म में भी रह सकती है और वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्म में डिकम्पोज भी हो सकती है। इसके अलावा थर्ड रिएक्शन जो कि मरकरी वेपर्स करवाते हैं वो है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके मेन प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं फॉर्मल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल। अब इसकी क्वांटम यील्ड जो है रिएक्शन की, पीछे करो मुंतहा, वो 2 है। क्वांटम यील्ड क्या होती है? क्वांटम यील्ड ये होती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की है
एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और आपको पता है कि अगर क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू है वो यूनिटी से ज़्यादा हो तो उसका हाई क्वांटम यील्ड जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट करो। इसका मैकेनिज्म में भी वही होगा कि पहले क्या है, मरकरी के एटम जो है वो एक्साइट होगा और उसके बाद वही एक्साइटेड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को वही एक्साइटेड जो मरकरी का एटम है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड वो फिर डिकम्पोज होगा इनटू हाइड्रोजन एटम और उसके बाद का रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन के एटम और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ये एक्स वही फोटोसेंसिटाइजर है, उनके दरमियान में रिएक्शन होता है तो हमारे पास HCO बनता है, साथ में वो फोटोसेंसिटाइजर जो है वो रिलीज हो जाता है। देन 2HCO का आपस में रिएक्शन हो सकता है जिसके नतीजे में फॉर्मल्डिहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन, या फिर 2HCO के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ग्लाइऑक्सल फॉर्मेशन भी हो सकती है। ये सारे जो है वो साइड रिएक्शंस हैं। देन हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, तो मरकरी जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया को भी फोटोसिंथेसाइज करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। और यूवी लाइट की जो है वो 2537 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट अगर हम यूज करें, इसकी क्वांटम एफिशिएंसी 7 है। इसका मतलब है ये भी हाई क्वांटम यील्ड का जो है वो रिएक्शन है। अब इसमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम एक ही वेवलेंथ यूज करें लाइट की, दो रिएक्शंस करवाएं, एक हम करवाएं फोटोलाइसिस ऑफ अमोनिया और एक हम करवाएं फोटोसेंसिटाइजेशन ऑफ अमोनिया, तो उसमें जो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है वो 200 टाइम्स ग्रेट होता है एज कम्पेयर टू फोटोलाइसिस ऑफ अमोनिया। क्यों? क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ अमोनिया जो है वो मरकरी वेपर की एब्सेंस में करवा रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी। इसके बाद मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में सिमिलर वही चीज़ें रिपीट हैं कि सबसे पहले एक्साइटेशन होगी मरकरी एटम की, उसके बाद वही एक्साइटेड मरकरी का जो एटम है उसकी कोलिजन होगी अमोनिया के साथ और उसके बाद वो जो एक्साइटेड अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाएगा NH2 और एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। नेक्स्ट करो। इसके अलावा इसके कुछ और साइड रिएक्शंस भी हैं कि ये हो सकता है कि एटॉमिक हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, दो NH2 मिलकर N2H4 बना दें, या N2H4 और एटॉमिक हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया और NH2 बनाएं, या फिर NH3 और NH2 मिलकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दें। तो ये सारे साइड रिएक्शंस हैं जो इस रिएक्शन के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शंस मरकरी फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं उनके और एग्जांपल्स भी हैं जिनके अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन आती है, ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन आती है, डिकम्पोजिशन ऑफ एसीटोन, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वेपर्स और डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट करो। इसके बाद हमारे पास वो रिएक्शंस हैं जो कि क्लोरीन फोटोसिंथेसाइज करता है। सबसे पहले हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। तो डिकम्पोजिशन जो ओजोन की है वो क्लोरीन की प्रेजेंस में होती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी लाइट। अब जब भी यूवी लाइट क्लोरीन एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइट होता है और एक्साइटेड क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है या एटम है वो रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और ओजोन को फिर वो कन्वर्ट कर देता है क्लोराइड के ऑक्साइड्स के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के केस में भी हमने बहुत बार देखा हुआ है कि जो ओजोन है वो डिप्लीशन किस तरह से होती है। तो जो रेट है इसका वो कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, क्लोरीन की क्लोरीन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट करो। अब क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, यही एक्साइटेड जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके फर्दर जो है वो ऑक्साइड्स बना देते हैं क्लोरीन के। अब ये जो एक्साइटेड ClO3 रेडिकल हमारे पास आया है वो कहते हैं कि कंटेनर की अगर हम किसी कंटेनर की वजह से वो एक मिक्सचर बना लेता है Cl2O6.Cl2 और साथ में ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ इन तमाम रिएक्शंस के साथ साथ जो ClO3 है इन द गैस फेज वो रिएक्ट कर सकता है ClO3 और ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट करके ClO3 और ऑक्सीजन बना सकता है। इसके अलावा हमारे पास है वो रिएक्शन जो ब्रोमीन सेंसिटाइज करता है। तो ब्रोमीन जो है वो फोटोसेंसिटाइजेशन करवाता है मैलिक एसिड को ह्यूमेरिक एसिड में जो है वो एसिड के मैलिक एसिड जो है वो
और फ्यूमेरिक एसिड मोनोमर है। ब्रोमीन आता है मैलिक एसिड की इनटू ट्रांस आइसोमर जो कैटलोइड्स के अलावा वो डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं इथेन और प्रोपेन की, हाइड्रोजन, मीथेन और हायर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिए कि इथाइलिन हमने n मोल्स इथाइलिन के लिए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम, और साथ में हमने यूवी लाइट लिए, और उसके साथ बाद जो है उसकी पॉलीमराइजेशन हो गई है। नेक्स्ट करो। देन हमारे पास फोटोसेंसिटाइजेशन है सॉलिड फेजेस में। तो यहाँ पर है कि अगर हम सिल्वर हेलाइड्स जैसे कि ब्रोमाइड ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड वगैरह, उनको जब हम फोटोग्राफिक प्लेट्स में रेड लाइट से या फिर येलो लाइट से एक्सपोज करवाते हैं तो उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इन्हीं जो है फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर हम कोई फोटोसेंसिटाइजर ऐड कर दें, जैसे कि रेड डाई ऐड कर दें, तो उससे वो ना सिर्फ रेड को लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं बल्कि फार रेड रेडिएशन को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे कि अगर हमने AgBr लिया फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड लिया, तो फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोसेंसिटाइजेशन इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर भी फोटोसेंसिटाइजेशन होती है कि ऑक्सैलिक एसिड फॉर एग्जांपल है, उसकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेनाइल आयंस, और इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो 0 to 5 है। अब क्वांटम यील्ड अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि वो स्मॉल क्वांटम है, उसकी लो क्वांटम यील्ड है, सॉरी। और अगर यूनिटी से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि हाई क्वांटम यील्ड होगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि इस रिएक्शन की 0 है या 0 से 5 के दरमियान में कौन सी है, उसकी बेस पे हम इसको कहेंगे कि लो क्वांटम यील्ड का या हाई क्वांटम यील्ड का। अब इसका मैकेनिज्म जो है वो क्लियर नहीं था, लेकिन जो दिया हुआ था वो यही था कि यूरेनाइल के आयंस जो है वो पहले एक्साइट होते हैं, यूरेनाइल का जो एटम है वो एक्साइट होता है यूरेनाइल आयंस में, फिर यही एक्साइटेड जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ और उसको कन्वर्ट करवा देता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और यूरेनाइल आयन जो है वो ऐसे रिमूव हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो यूरेनाइल आयंस हैं वो पीछे करो फोटोलाइसिस भी करवाते हैं फॉर्मिक एसिड की, और फॉर्मिक एसिड भी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोफिल एज अ फोटोसेंसिटाइजर। तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो कि प्लांट्स के अंदर रिएक्शन होता है उसके अंदर फोटोसेंसिटाइजर के तौर पे एक्ट करता है। वो क्या करता है कि क्लोरोफिल पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल जो है वो एक्साइट हो जाता है, उसके बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक्साइटेड क्लोरोफिल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये मिस्टेक है, ऑक्सीजन प्लस क्लोरोफिल जो है वो एज सच जो है वो रिमूव हो जाता है रिएक्शन से। बस इतना ही था। थैंक यू। जी ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर